नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। और आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इस कार्रवाई के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को अपनी जान गंवानी पड़ी, साथ में अपने परिवार के सदस्यों को भी खोना पड़ा, जिसमें उनकी बेटी, दामाद और एक छोटी सी बच्ची भी शामिल है। इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि पूरी पश्चिम एशिया के लपटों में घिर गया। बहरीन में धमाके, बेरूत में हमले, बहरीन में अमेरिकी एयरवेज पे मिसाइलें, तेहरान में धमाके पे धमाके, कतर और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमले, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद जो दुनिया के 20% से अधिक तेल के निर्यात का मार्ग है। तेल $85 के से पार। भारत के कश्मीर और लखनऊ में भयानक विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान और शिया बहुल देशों में आक्रोश अमेरिका और इजराइल के प्रति। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम पूरी स्थिति को गहराई से समझेंगे, सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी। अगर अब तक की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें। तो मित्रों, बात करते हैं हमला कैसे हुआ। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा, ईरान विल नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन। यह बयान उन्होंने वर्षों से दोहराया है। उनका रुख साफ था, नो इनरिचमेंट, नो न्यूक्लियर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्तित्वगत खतरे बताते रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि अगर ईरान के पास मिसाइलें होंगी तो उनके लिए हमेशा इजराइल के अस्तित्व पे खतरा रहेगा। अगर परमाणु बम बना लिया तो ये खतरा और भी ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है। इस हमले में टॉमाहॉक मिसाइलें, F-22 राफ्टर, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स का इस्तेमाल किया गया। IRGC कमांड सेंटर निशाने पर रहे। एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुए। ईरान के पहले ही दिन खामनेई के काफिले को ट्रैक कर एयर स्ट्राइक की गई। ये आधुनिक इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी देश के शीर्ष नेता को एयर पावर से टारगेट किया गया और इतनी सटीक कार्रवाई की गई कि पहले ही दिन एलिमिनेट कर दिया गया किसी देश के शीर्ष नेता को। ये बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी प्रोसेस का पार्ट था जो कि महीनों से चल रही थी। इस बात को अमेरिकी मीडिया ने और इजरायली मीडिया ने उद्धृत किया है। दोस्तों, जब ईरान पे ये हमले अमेरिका के हुए तो ईरान भी शांत नहीं बैठा। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। चीन में अमेरिकी एयरवेज पर मिसाइली हमला, कुवैत और सऊदी में ड्रोन, दुबई एयरपोर्ट पर के पास धमाके, इजराइल में रॉकेट से हमले। IRGC जनरल इब्राहिम जफ़ारी ने घोषणा की, हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट शुरू हो गया। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के तेल का लगभग 40 से 60% क्रूड इसी रास्ते से। यदि यह पूरी तरीके से बंद होता है तो तेल $200 तक जा सकता है, जो एक बहुत बड़ी फिगर होगी दोस्तों। महंगाई आसमान छू जाएगी। भारत जैसे विकासशील देशों की स्थिति खराब होगी। न केवल भारत बल्कि हर उस देश के ऊपर स्थिति का असर पड़ेगा जहां पर तेल इस मार्ग से जाता है। इसमें भारत ही नहीं, चाइना भी शामिल है मित्रों। भारत में पेट्रोल के दाम 150 से 200 रुपए लीटर तक जाना संभव हो गया है। एक बार अगर तेल बढ़ा तो तेल के ऊपर ही आज के टाइम में हर देश का परिवहन निर्भर करता है। तो महंगाई तेज होगी, रुपए पर दबाव बढ़ेगा और स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। महंगाई से दक्षिण एशिया की स्थिति बिगड़ सकती है मित्रों। दोस्तों, अब बात करते हैं मौत और मानवीय संकट के संबंध में। ईरान रेड क्रेसेंट के अनुसार 787 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। 150 प्लस शहर प्रभावित हुए हैं। 1000 से अधिक हमले हो चुके हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। यह स्थिति 6 दिन के युद्ध की है मित्रों। एक गर्ल्स स्कूल मिनाब पर हमले में 150 से अधिक बच्चियों की मौत का दावा किया जा रहा है। उनकी क्या गलती है? वो तो स्कूल में पढ़ाई ही कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, US वुड नॉट डेलिबरेटली टारगेट ए स्कूल, यानी कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपकी मिसाइलें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं मार्को रूबियो जी, जो आप कह रहे हैं कि हमने डेलिबरेटली टारगेट नहीं किया स्कूल के लिए? इस पर UN ने
जांच की मांग की है। तेहरान अब घोस्ट सिटी बताया जा रहा है मित्रों, जहां पे हर जगह मौत का मंजर नाच रहा है, मौत नाच रही है। यह युद्ध केवल तेहरान तक ही सीमित नहीं है, युद्ध अब लेबनान तक फैल गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रमात डेविड एयरबेस पर हमला किया। इजराइल ने बेरूत पे जवाबी कार्रवाई की। 52 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन का विकल्प खुला रखा है, यानी कि स्थिति बिगड़ी तो इजरायली सेनाएं लेबनान के अंदर तक चली जाएंगी, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में, जो कि स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है और मौतों का सिलसिला बढ़ सकता है मित्रों। विश्व में दहशत का माहौल है। अमेरिका की निकासी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत से गैर जरूरी स्टाफ को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 14 देशों में डिपार्ट नाउ की सलाह जारी की गई है। दूतावास बंद हो रहे हैं अमेरिकी। हजारों यात्री दुबई, दोहा में फंसे हुए हैं। 4000 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। ये स्थिति इतनी खराब है कि अमेरिका ने ये खुद नहीं डिसाइड किया था, खुद उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि ईरान युद्ध को इस स्तर पे ले जाएगा। अमेरिका के भी हाथ पैर फूल गए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उनके कम वैल्यू के हथियार। वो $1000 से कम का एक ड्रोन बना के छोड़ते हैं और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका की लाखों करोड़ों रुपए की मिसाइलें बर्बाद हो रही हैं। अगर इंटरसेप्ट कर लिया तो बात सही, लेकिन बजट तो अमेरिकी सेना का बढ़ ही रहा है ना। और दूसरी साइड में क्या है, ईरान का अगर इंटरसेप्ट हो गया तो कोई बात नहीं, और अगर इंटरसेप्ट नहीं हुआ तो वो बर्बादी बहुत भयानक रूप से करता है। उस एरिया के अंदर आग की लपटों का भयावह मंजर शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं मित्रों भारत में उठी हुई प्रतिक्रिया की, भारत में विरोध प्रदर्शनों की। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की। शिया बहुल क्षेत्र, खामनेई को धार्मिक नेता मानते थे। 14 लोग घायल हो गए हैं। कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये भारत है, भारत का कश्मीर राज्य है। ऐसा लग रहा है कि ये शायद ईरान का ही क्षेत्र है, जहाँ पे इस तरीके की स्थिति लोगों ने बना दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, वार इज नॉट ए सॉल्यूशन। कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आग के बल पर सरकार बदलने की अनुमति नहीं देता। ये स्थिति बहुत ही भयानक है। आज के डेट में कोई भी देश किसी भी देश पर केवल सत्ता परिवर्तन के लिए हमला नहीं कर सकता। ऐसी ही स्थिति कुछ लखनऊ में है। शिया समुदाय का जो बहुत बड़ा केंद्र है, लूस भावनात्मक माहौल, स्थिति भयावह, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं खामनेई के नाम पर। आज शायद ईरान में जैसी स्थिति है उसका कुछ मंजर, कुछ वैसी ही स्थिति जो कि खामनेई को मानते हैं वो भारत में भी है। शियाओं ने अपने सीने पे हाथ मारना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि उनका कोई अपना ही चला गया है। स्थिति बहुत भयावह हो गई है। यहाँ पर भारत सरकार ने संतुलन की नीति को अपनाया है और चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में से भी ऐसी ही प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास को घेरने की कोशिश की गई है। बहरीन में शिया विरोध पे हैं। कतर में LNG उत्पादन रोकना पड़ा है। पूरी मुस्लिम दुनिया में ध्रुवीकरण हो गया है। ये एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां पर जो भी लोग आयतुल्लाह खामनेई के समर्थक हैं विश्व में और शिया बहुल क्षेत्र है, वहां पर स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है इस युद्ध का, उसके संबंध में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $85 पार हो गई है। 70% उछाल आया है। यूरोप में गैस के दाम 40% तक बढ़े हैं। एशियाई बाजार गिरावट की ओर है। यदि युद्ध लंबा चला तो ग्लोबल मंदी बढ़ेगी मित्रों, सप्लाई चेन संकट होगा। भारत में महंगाई बढ़ी है। इसी दौरान में ट्रंप की तरफ से भारत के लिए खुशखबरी आई है कि भारत अगले 30 दिन तक तेल के लिए खरीद सकता है रूस से। उन्होंने प्रतिबंधों में छूट दी है भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप पे दबाव पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा है, द बिग वेव हैज नॉट इवन हैपेंड। वो कांग्रेस से यानी अमेरिकी संसद से व्यापक सैन्य अनुमति चाहते हैं। ग्राउंड फोर्सेस के इस्तेमाल करने पर भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। वहीं अमेरिकी संसद के भीतर विभाजन है। कुछ लोग युद्ध के विस्तार के खिलाफ हैं, कुछ कहते हैं अभी पीछे हटे तो कमजोरी जाहिर होगी। ट्रंप पर घरेलू दबाव भी है। ये स्थिति ट्रंप के लिए फायदेमंद भी हो सकती है
और ख़राब भी हो सकती है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लिए गए टैरिफ पर प्रतिबंधों को हटाने की जो वर्डिक्ट दिया था 6-3 से, उसके बाद अमेरिका में ट्रंप के ऊपर घरेलू दबाव था। उस टाइम भी मैंने अपने वीडियो में इस बात को उद्धृत किया था कि इस दबाव से निकलने के लिए ईरान पर हमला हो सकता है, और वो हो रहा है मित्रों। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कि युद्ध के पीछे एक कारण अमेरिका में आया हुआ निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का भी। दूसरी तरफ मेलानिया ट्रंप ने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की। मेलानिया ट्रंप के विषय में बता देता हूँ, वो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, फर्स्ट लेडी है अमेरिका के अंदर। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा की बात की। उसी समय ईरान के स्कूल में हमले की खबरें आईं। ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। एक तरफ मेलानिया ट्रंप कह रही हैं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा की, उधर अमेरिकी फोर्सेस ने ही ईरान के स्कूल में हमला किया। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है जिसकी अब आलोचना विश्व स्तर पर हो रही है। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे पाखंड कहा है, अमेरिकी पाखंड। एक तरफ बम गिरा के बच्चों के मार रहे हैं और दूसरी साइड में कह रहे हैं कि शिक्षा की और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ये क्या दोहरा चरित्र है, ये पाखंड है अमेरिकी। ये बात कह रहे हैं ईरानी विदेश मंत्री। मित्रों, अब जानने की कोशिश करते हैं क्या शासन परिवर्तन लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार इजराइल की 2 सप्ताह की योजना है। लक्ष्य साफ है, ईरानी शासन को गिराना। अमेरिका आधिकारिक तौर पर रेजिम चेंज नहीं कह रहा है, लेकिन ट्रंप ने ईरानियों से उठकर खड़े होने की अपील की है। अब सवाल है, क्या यह 2003 की पुनरावृत्ति है, यानी जैसा हालात इराक में हुए थे 2003 में, क्या वैसे ही हालत बनाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है मित्रों। इराक एक शिया बहुल क्षेत्र है और वहाँ पे सुन्नी सद्दाम हुसैन का शासन था। इस वजह से लोगों में टकराव था और कहीं ना कहीं अमेरिकी नीति सफल हो गई। लेकिन ईरान में स्थिति दूसरी है। दूसरी कैसे है? ये पूरा का पूरा शिया बहुल क्षेत्र ही है, इसलिए इराक की पुनरावृत्ति संभव नहीं लगती। कहीं ना कहीं अमेरिका को ग्राउंड फोर्सेस उतारनी पड़ सकती हैं। अब मित्रों, बात करते हैं कि इस युद्ध में आखिर क्या चीज संभावित है, क्या चीजें हो सकती हैं। पहला, सीमित युद्ध 2 से 3 सप्ताह का। दूसरा, लंबा प्रॉक्सी युद्ध। तीसरा, गल्फ युद्ध। सऊदी अरब, कतर, यूएई सारे देश युद्ध में शामिल हो जाते हैं। चौथा, तेल की कीमतें $200 पार। पांचवा, वैश्विक मंदी। भारत के लिए रणनीतिक तेल भंडार जरूरी है। रूस अमेरिका से आयात विविधीकरण करना जरूरी है। कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखना है, अमेरिका के साथ भी और रूस के साथ भी और विश्व के सारे देशों के साथ भी, ताकि भारत पर इस वैश्विक मंदी का प्रभाव ना पड़े जो कि आगे बढ़ रही है। महंगाई, तेल की महंगाई का दुष्प्रभाव भारत के ऊपर ना पड़े, ये भारत सरकार की पहली सबसे प्रमुख दायित्व बनता है। मित्रों, यह युद्ध सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं है, यह है ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु प्रसार, धार्मिक राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय स्थिरता, सब कुछ दांव पे लगी है। मित्रों, सवाल यह है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है? तो इस बात को कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके के संकेत रूस और चाइना की तरफ से आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि युद्ध विश्व युद्ध का रूप लेगा। लेकिन हाँ, पुतिन ने यह बात जरूर कही है कि अभी तक ईरान ने किसी तरीके की मदद नहीं मांगी है, लेकिन भीतर खाने रूस और चाइना कहीं ना कहीं आर्थिक और सैन्य मदद जरूर दे रहे हैं, हथियारों से मदद जरूर दे रहे हैं ईरान को। इसी वजह से कहीं ना कहीं ईरान युद्ध में अभी तक टिका हुआ है। ये स्थिति बिल्कुल सेम वैसी ही हो रही है जैसे कि रूस और यूक्रेन के वॉर में इनडायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। इस कारण से युद्ध में अभी तक यूक्रेन टिका हुआ है, अन्यथा युद्ध कब का ही समाप्त हो चुका होता। लेकिन एक सवाल उठता है, यह एक सीमित लेकिन खतरनाक टकराव रहेगा? इतिहास गवाह है,
मध्य पूर्व में शुरू हुई आग अक्सर सीमित नहीं रहती मित्रों, और इसका प्रभाव पूरे विश्व पे फैलता है। मित्रों, अगर आपको आज का विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना समर्थन दें। धन्यवाद मित्रों। वंदे मातरम। भारत माता की जय।